और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के एमएलसी उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य होंगे उम्मीदवार। चौधरी भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर मिश्र, दयालु, ये सभी बीजेपी की तरफ से एमएलसी उम्मीदवार होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बीजेपी के एमएलसी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। खासतौर पर केशव प्रसाद मौर्य होंगे उम्मीदवार। इसके अलावा चौधरी भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर मिश्र, दयालु, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, ये अभी वो तमाम नाम हैं जो कि बीजेपी की तरफ से एमएलसी उम्मीदवार होंगे। और इसमें सबसे बड़ा नाम केशव प्रसाद मौर्य का बताया जा रहा है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य अपनी विधानसभा की जो चुनाव हुए थे उसमें वो उनको हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब बीजेपी एमएलसी उम्मीदवार के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को उतार रही है। वहीं अगर बाकियों की बात की जाए तो चौधरी भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर मिश्र, दयालु, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी को बीजेपी की तरफ से एमएलसी का उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, लगातार चाहे वो एसपी हो, बीजेपी हो, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने की बात हो रही थी और अब एमएलसी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य उम्मीदवार होंगे बीजेपी की तरफ से, एमएलसी कैंडिडेट होंगे। वहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर मिश्र, दयालु, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप का नाम भी सामने आ रहा है। जसवंत सैनी भी अब एमएलसी उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से होंगे। बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के एमएलसी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा चौधरी भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर मिश्र, दयालु, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी को बीजेपी ने एमएलसी के उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। तो केशव प्रसाद मौर्य भी उम्मीदवार होंगे एमएलसी के लिए। बीजेपी ने उन्हें अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। हम आपको बता दें कि हार गए थे केशव प्रसाद मौर्य अपना चुनाव, ऐसे में एमएलसी उम्मीदवार के तौर पर अब उनको उतारा है बीजेपी ने। चौधरी भूपेंद्र सिंह की बात की जाए, उन्हें भी उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। दयाशंकर मिश्र, दयालु, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, ये तमाम नाम है जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार उतारे गए हैं एमएलसी के लिए। बातचीत करने के लिए विनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विनीत, क्या खबर मिल रही है? ये जो लिस्ट अब सामने आई है जिसमें केशव प्रसाद मौर्य को भी बीजेपी ने एमएलसी के तौर पर अपना उम्मीदवार बनाया है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने अपना एमएलसी के तौर पर उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि पिछली बार जब मसीरातू से उन्हें हालांकि विधानसभा का चुनाव भी बीजेपी ने लड़वाया था, लेकिन वहां पर वो सफल नहीं हो सके थे। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि केशव प्रसाद मौर्य का एमएलसी का कार्यकाल जो है तब भी लगातार जारी था, और अब जो है अब से कुछ दिन बाद जो है उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, और फिर बीजेपी ने उन्हें फिर से एक बार एमएलसी पद पर जो है एमएलसी पद के लिए नामांकित किया है। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। साफ तौर पर अगर हम देखें तो एमएलसी के जो चुनाव हुए हैं उसमें 7 मंत्रियों में जो नाम जो है उसकी बीजेपी ने घोषणा में की है। 13 सीटों पर चुनाव होने हैं। कुल जो बीजेपी के कुल जो चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखें तो 13 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें में से बीजेपी में की अगर जीत की संभावना की बात देखिए, अगर विधानसभा में जिस तरह से बीजेपी का बहुमत है और विधानसभा में जिस तरह से बीजेपी का संख्या बल है, उसके अनुसार अगर हम बात करें तो बीजेपी जो है वो 9 उम्मीदवारों को जिता सकती है, और बीजेपी ने कुल 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जिसमें 7 नाम जो है वो 7 नाम मंत्रियों के है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका नाम काफी महत्वपूर्ण है। भूपेंद्र चौधरी का भी नाम है, दयाशंकर मिश्र का भी नाम है, नरेंद्र कश्यप का नाम है, जसवंत सैनी का नाम है, दानिश आजाद का नाम है, जिसे बीजेपी में अगर हम दानिश आजाद के बारे में बात करें तो उन्हें भी मंत्री पद जो है वो दिया गया था, और बीजेपी ने उन्हें एमएलसी में का जो अपना उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, वो बनाया है। बीजेपी ने कुल 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा में की है, और मैं जहां तक मैं की अगर संख्या बल के हिसाब से देखें तो बीजेपी 9 उम्मीदवारों को जिता सकती है। तो साफ तौर पर बीजेपी ने फिर से उन नामों की घोषणा की है, जिनमें से 9 में से 7 नाम जो है वो मंत्रियों के नाम है। जी बिल्कुल, और ये भी देखा जा रहा है कि जिन नामों के लिस्ट सामने आ चुके हैं, हालांकि 2 नामों को लेकर लगातार मंथन भी किया जा रहा था कि 7 नाम तो लगभग फाइनल है, लेकिन 2 ऐसे नाम हैं जिसको लेकर लगातार चर्चा भी की जा रही थी। बीजेपी में जो है वो अपने में अनुसार से जो है वो सीट में की घोषणा जो है
वो कर रही थी, क्योंकि बीजेपी में पहले ही से देखे, हालांकि अगर हम केशव प्रसाद मौर्य में का देखें, हालांकि वो सिराथू से विधानसभा का चुनाव जो है वो हार गए थे, लेकिन पहले से भी वो एमएलसी थे, जो उच्च सदन होता है विधानसभा का, उसके वो सदस्य थे। अब फिर से बीजेपी ने हालांकि बीजेपी ने उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़वाया था, लेकिन मैं अब फिर से वो जो है वहां के जो उच्च सदन है एमएलसी का जो पद है वो उन्हें दिया गया है। हालांकि पिछली बार अगर हम बात करें तो जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी एमएलसी थे, लेकिन उन्होंने विधानसभा की चुनाव में को लड़ा था और इस जीत करके आए थे, तो वो जो है वो विधायक बन चुके थे। लेकिन इस बार मंत्री पद बनने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को उन्हें एमएलसी पद में दिया जाना जरूरी था, फिर से दोहराना जरूरी था, और बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है और एमएलसी का पद दिया है। तो बड़ी घोषणा जो है वो बीजेपी की ओर से की गई है। 9 अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 उन नामों की घोषणा की गई है जो राज्य सरकार में मंत्री हैं और जिनको मंत्री बने रहने के लिए उन्हें एमएलसी बनाना जरूरी में था, और इसी में की घोषणा जो है। बिल्कुल विनीत, आपके पास आऊंगी। बीजेपी ने अपने 9 एमएलसी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और तमाम नामों को लेकर अटकलें भी लगाई जा रही थी। हमारे सहयोगी अनामिका भी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अनामिका, बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। नए हैं बनवारी लाल दोहरे और दूसरा मुकेश शर्मा। 7 नामों की अगर बात की जाए तो 7 में से 5 ऐसे नाम दिखाई देंगे आपको जो इस बार पहली बार मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। हालांकि किसी सदन के सदस्य नहीं थे वो, तो जरूरी था संवैधानिक रूप से उनको किसी सदन के सदस्य बनाया जाना। इसके अलावा अगर बात की जाए केशव प्रसाद मौर्य की या चौधरी भूपेन्द्र सिंह की, तो उनको रिपीट किया गया। केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए थे, इसलिए उनको मौका दिया कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह को भी दोबारा मौका दिया गया है। 9 में से 7 नाम ऐसे हैं जिनको जो मंत्री पद ऑलरेडी योगी सरकार में है, इनको एक बार फिर से संवैधानिक तौर पर मजबूत किया गया है। दूसरी बड़ी बात ये कि जो 2 नाम है कि सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए, क्योंकि जिस तरीके से अपर्णा यादव का नाम लगातार चर्चा में आ रहा था, कयास ये लगाए जा रहे थे कि अपर्णा यादव को पार्टी इस बार मौका देगी, क्योंकि टिकट नहीं दिया गया उनको, तो एमएलसी बनाया जाएगा। लेकिन इस बार अब ये लिस्ट देख करके ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि अपर्णा यादव अब एमएलसी के लिए भी उनका नाम आगे नहीं किया गया है, पार्टी ने उनको एमएलसी के लिए टिकट नहीं दिया। दूसरी बड़ी बात है कि ये जो 2 नाम दिखाई दे रहे हैं आपको, बनवारी लाल दोहरे जो है वो कन्नौज से आते हैं और कई बार कन्नौज की सदर सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं और हार भी चुके हैं। इस बार पार्टी की ओर से असीम अरुण को टिकट दिया गया, असीम अरुण चुनाव जीत गए और जीत करके सरकार में मंत्री बन गए। तो बनवारी लाल दोहरे जिनको हर बार पार्टी टिकट देती थी, इस बार टिकट चूंकि काटा गया था उनका, तो उनको इस बार एमएलसी बनाया गया। पार्टी के काफी ज्यादा वो करीबी रहे हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं और उनकी पैठ भी अच्छी है। ये और बात है कि वो चुनाव हारते रहे सदर सीट से, इस वजह से उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया था। लेकिन अब उनको एमएलसी बनाने का प्रयास पार्टी की ओर से यहाँ पे दिखाई दे रहा है और उनको टिकट दिया गया है। दूसरा नाम है मुकेश शर्मा का। मुकेश शर्मा नगर अध्यक्ष है, मोर्चे के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। लखनऊ जैसे अगर बात की जाए राजधानी में, तो नगर अध्यक्ष का पद अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है बाकी कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए या उनकी पैठ के लिए। तो मुकेश शर्मा और बनवारी लाल दोहरे, ये 2 नाम ऐसे हैं जो नए हैं। फिलहाल बाकी 7 नाम ऐसे हैं जो पहले से लगभग तय माने जा रहे थे। ये और बात है कि जो 2 नाम है, इसको लेके कई लोगों के नाम कयास जिन पर लगाए जा रहे थे। कुछ पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे, कुछ मंत्री ऐसे थे जो चुनाव हार गए थे, जैसे संगीत सोम है, सुरेश राणा है, इसके अलावा अपर्णा यादव, 2-3 मंत्री और भी थे जो चुनाव हार गए। तो ये माना जा रहा था कि चूंकि पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है, वो इसलिए चुनाव हारने के बाद भी पार्टी उनको मौका देगी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के अलावा ऐसा नजर नहीं आया। जो 2 नाम जो फ्रेश चेहरे जिनके आने थे, उसमें से एक बनवारी लाल दोहरे जो कन्नौज से आते हैं और दूसरा चेहरा वो है मुकेश शर्मा जो कि लखनऊ से आते हैं। तो लेकिन ये अनामिका, सवाल इस बीच ये खड़े होते हैं, बिल्कुल अनामिका, सवाल इस बीच ये खड़े होते हैं, अपर्णा यादव के नाम को लेकर लगातार चर्चा की जा रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि अपर्णा यादव को एमएलसी उम्मीदवार बनाया जा सके, लेकिन इस बार भी उन्हें एमएलसी की लिस्ट में नहीं रखा गया। क्या वजह मानी जाए इसकी? और देखिए, चुनाव के वक्त ही जब अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन किया था, उस वक्त ये माना जा रहा था कि वो ज्वाइन ही इसीलिए कर रही हैं क्योंकि वो चुनाव लड़ेंगी। लेकिन धीरे धीरे ये साफ हो गया कि जिस सीट से वो चुनाव लड़ती चली आई है, कैंट सीट से, वो कैंट सीट इस बार ब्रजेश पाठक को, जो कि प्रदेश में डिप्टी सीएम है, उनको दे दी गई। उसके बाद ये माना जा रहा था कि अब अपर्णा यादव को क्लीन स्वीप दी जाएगी, चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो फाइट में नहीं आएंगी। लेकिन अब उनको एमएलसी बना करके पार्टी जो है कम से कम विधान परिषद पहुंचाएगी। लेकिन आज जिस तरीके से पार्टी की ओर से 9 नाम सामने आए हैं, इन 9 नामों में अपर्णा यादव का नाम शामिल ना होना
होना। अब ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि पार्टी ने ना उनको टिकट दिया और ना ही उनको एमएलसी बनाने का प्रयास पार्टी की ओर से नजर आ रहा है। तो उनका राजनीतिक भविष्य होगा क्या बीजेपी में, इसको लेकर ये अलग डिस्कशन है, ये अलग बहस का विषय है। लेकिन फिलहाल इन 9 नामों में उनका नाम शामिल नहीं है। 2 नए नाम जो है वो वही नाम है जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है, पार्टी के लिए हमेशा डिवोटेड रहे हैं, लिहाजा पार्टी ने उनको इस बार विधान परिषद के लिए मौका दिया है। बहुत सारे मंत्रियों को भी इस बार मौका नहीं दिया गया जो चुनाव हार गए, जिसका मैं पहले जिक्र भी कर रही थी। लेकिन हाँ, ये जो 2 नाम ऐसे हैं जो पार्टी के लिए लगातार काम करते रहे, अलग अलग भूमिकाओं में काम करते रहे, लेकिन इस बार पार्टी ने उनको विधान परिषद पहुंचाने के लिए और बिल्कुल अनामिका ये भी देखा गया है कि केशव प्रसाद मौर्य जो कि अपनी सिराथू सीट से चुनाव हार गए थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें एमएलसी उम्मीदवार बना के लिस्ट में शामिल किया है। एक बार भरोसा फिर से जताया है केशव प्रसाद मौर्य पे। केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव हारने के बाद भी मेरी जब कुछ लोगों से बात होती थी, संगठन के लोगों से या बाकी लोगों से, तो वो ये कहते थे कि चुनाव में हार जीत एक अलग परसेप्शन है, एक अलग जो जातिगत आंकड़े होते हैं, बाकी चीजें अगर सपोर्ट में नहीं होती तो लोग चुनाव हार जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति के या उस नेता के कॉन्ट्रीब्यूशन को आप इग्नोर कर सकते हैं। और शायद यही वजह रही कि केशव प्रसाद मौर्य को फिर से डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई गई और डिप्टी सीएम बनाने के साथ अब उनका किसी न किसी सदन का सदस्य होना जरूरी था। लिहाजा इस बार एमएलसी के लिए जो 9 नाम है उसमें केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर से मौका दिया गया है। और बाकी जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जो नाम दिखाई दे रहे हैं आपको, कि सभी पहली बार मंत्री बनने वाले चेहरे, चाहे नरेंद्र कश्यप की बात करें, जसवंत सैनी की बात करें, दानिश आजाद जो कि इकलौते मुस्लिम चेहरे हैं पार्टी सरकार में, वो उनकी अगर बात की जाए, या इसके अलावा दयाशंकर मिश्रा दयालु की बात की जाए, कि सभी नाम ऐसे हैं जिनको लेकर के पहले से लगभग तय माना जा रहा था कि चूंकि पार्टी ने इनको मंत्री बनाया है, सरकार में मौका दिया गया है, लिहाजा संवैधानिक तौर पर इनको किसी न किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है। ऐसे में इनके नाम लगभग तय थे। सिर्फ 2 सीटें ही ऐसी थी जिसको लेके कयास लगाए जा रहे थे कि चूंकि दावेदार बहुत ज्यादा थे, सबके अपने दावे थे, सबके अलग अपनी पैठ थी। लेकिन अब चूंकि नाम सामने आ गए हैं तो ये बात जरूर तय हो गई कि बनवारी लाल दोहरे, अनामिका, क्योंकि इस लिस्ट में 2 नए नाम को शामिल किया गया है, पहला बनवारी लाल और दूसरा मुकेश शर्मा। ये 2 नए नामों को शामिल किया गया है क्योंकि उम्मीदवार बहुत ज्यादा थे, लिस्ट काफी लंबी थी, इसलिए इन 2 नामों को शामिल किया गया है। लेकिन ये भी समझना बहुत जरूरी है अनामिका कि क्या जातीय समीकरण को देख के ये लिस्ट तैयार किया गया? जातीय समीकरण को इसको ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इसलिए यहां पर बहुत ज्यादा विकल्प था नहीं पार्टी के पास। जो ऑलरेडी मंत्री पद की शपथ ले चुके थे, उनको सदन का सदस्य बनाया जाना जरूरी था, तो उनके नाम आगे भेजे ही जाने थे। सिर्फ 2 ही सीटें ऐसी थी जहां पे पार्टी फ्रेश उम्मीदवार दे सकती थी, फ्रेश चेहरे दे सकती थी। जहां पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि बनवारी लाल दोहरे जो कि कन्नौज से आते हैं, पार्टी के पुराने पुरोधा रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, डिवोटेड रहे हैं, उनको मौका दिया गया है। मुकेश शर्मा जो कि लखनऊ के नगर अध्यक्ष रहे, अभी भी हैं और अलग अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं पार्टी के लिए। तो यहाँ पे जातिगत आंकड़ों से इतर दिखाई ये दे रहा है कि पार्टी ने पुराने कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है और मौका दिया है, बजाय इसके कि अपर्णा यादव जैसा चेहरा और नाम जिसको पार्टी समाजवादी पार्टी छोड़ करके वो बीजेपी में आई चुनाव से पहले, लेकिन उनके नाम को लेकर काफी कयास भी थे, अंदर खाने से खबर भी थी ऐसी, लेकिन उनका नाम न होना लिस्ट में ये बता रहा है कि पार्टी ने मंत्रियों को स्थान देने के साथ साथ उनको एक संवैधानिक तौर पे मजबूत करने के साथ साथ 2 पुराने कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से विधान परिषद के लिए मौका दिया है। तो ये जरूर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि हारने वालों की अगर लिस्ट की बात कर ली जाए तो श्रीकांत शर्मा के लिए माना जा रहा था कि मंत्री पद चूंकि नहीं बनाए गए हैं तो उनको लेकर के भी कयास लगाए जा रहे थे। दिनेश शर्मा भी चुनाव चूंकि नहीं लड़े थे तो उनको भी लेकर कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन इन सबके इतर बनवारी लाल दोहरे का नाम आगे किया गया और मुकेश शर्मा का नाम आगे किया गया है, तो इन दोनों के नामों के बड़े मायने हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से 2024 के चुनाव होने वाले हैं उसको भी लेके पार्टी का अपना आकलन होगा, तो यहाँ पर लिस्ट देख करके जातिगत आंकड़े से इतर जरूर दिखाई दे रहा है कि पार्टी ने पुराने कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से मौका दिया है। बिल्कुल अनामिका, ये भी देखने को मिल रहा है कि बीजेपी जब भी कोई ऐसे लिस्ट जारी करती है वो वाकई चौंकाने वाले लिस्ट होते हैं। हमेशा इस लिस्ट में कोई ना कोई ऐसे नाम होते हैं जिसकी उम्मीद हम नहीं करते, और साथ ही साथ ये भी है कि क्या जो लिस्ट जारी किए गए हैं वो 2024 के चुनाव को जोड़ते हुए भी देखा जा सकता है? इसको मोटे तौर पर ऐसा समझा जा सकता है कि जिस तरीके से 9 सीटें हैं जिस पर बीजेपी ने प्रत्याशी अपने उतार दिए, समाजवादी पार्टी की ओर से भी लगभग साफ हो गया है, तो 2024 की झलक तो दिखती है, लेकिन इससे ज्यादा ये दिखता है कि विकल्प बहुत ज्यादा था नहीं बीजेपी के पास, पार्टी के पास, क्योंकि 2 ही विकल्प ऐसे थे जहां पे वो फ्रेश चेहरों को ला सकते थे सामने। लेकिन बनवारी लाल दोहरे जब चुनाव लड़ रहे थे कन्नौज से, इसके पहले, इस चुनाव के पहले, और इस बार जब टिकट काटा गया उनका, तो पार्टी अंदर
खेमे में ये भी खबर थी कि जो अंदर की गुटबाजी वसीम अरुण के चुनाव पर भारी ना पड़ जाए, क्योंकि बनवारी लाल दोहरे की अगर बात की जाए तो उनकी जो पैठ है उस क्षेत्र में उसको लेके पहले कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बनवारी लाल दोहरे की ओर से पूरा सपोर्ट किया गया, चुनाव लड़वाया गया, पार्टी ने उन्होंने मदद भी पहुंचाई, लिहाजा पार्टी ने उनको भी ऑबलाइज किया और जब उनका मौका आया एमएलसी के नाम के लिए तो उनका नाम पार्टी ने आगे किया, क्योंकि उस वक्त जब टिकट डिक्लेरेशन हो रहा था, वसीम अरुण का नाम आगे किया गया था, उस वक्त ये बात सामने आ रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि चूंकि बनवारी लाल दोहरे पुराने कार्यकर्ता है, उस क्षेत्र में उनकी पैठ है, उनको टिकट नहीं दिया गया, वसीम अरुण जो कि फ्रेश चेहरे थे, ब्यूरोक्रेसी से आए थे, उनको मौका दिया गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि अंदर की गुटबाजी भारी पड़ जाए। लेकिन उस वक्त बनवारी लाल दोहरे ने थोड़ा धैर्य रखा, संतोष दिखाया, तो उस वक्त उन्होंने सपोर्ट किया, लिहाजा चुनाव बीतने के बाद पार्टी ने उनको आगे ला करके मौका दिया परिषद पहुंचाने का। दूसरी बड़ी बात मुकेश शर्मा जो कि राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इनकी मजबूत पैठ है, बड़े बड़े जो वीवीआईपीज लखनऊ में आते हैं उनको उनके लिए सेटलमेंट से लेकर के बाकी पार्टी के जो कार्यक्रम है, चाहे अलग अलग यात्राएं हो, चाहे लखनऊ में बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं बीजेपी के, उसमें उनकी अग्रणी भूमिका बिल्कुल अनामिका, और यही समझना बहुत जरूरी है जो कि 9 एमएलसी उम्मीदवारों का जो ऐलान कर दिया है बीजेपी ने, इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि अपर्णा यादव जो कि विधानसभा में भी उनको टिकट नहीं मिल पाया था और एमएलसी चुनाव में भी उन्हें टिकट नहीं मिल पाया है, तो ये कहीं ना कहीं अब चर्चा का विषय है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अनामिका।